फ्रेंड्स, क्या सच में कुछ ऐसा होने वाला है कि चीन की जो नौसेना है वो दुनिया में सबसे मजबूत बन जाएगी? और क्या है प्लान 9 की रणनीति? और जो चीन का जो डालियन शिपयार्ड में निर्माणाधीन चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका जो पूरा सामरिक विश्लेषण है वो हम इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पे देखते हैं प्लान 9 की रणनीति और निर्माण गति। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा जो डालियन शिपयार्ड में असाधारण निर्माण किया है चाइना ने, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे दिया है कि अभूतपूर्व निर्माण गति, यानी कि जो 2025 है इसी की शुरुआत में डालियन शिपयार्ड के सूखे डाक में विमान वाहक पोत के केवल पृथक हिस्से देखे गए थे, यानी कि अलग अलग हिस्से देखे गए, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि 1 साल से भी कम समय में इनको जोड़ करके एक मुख्य शरीर, जिसे कि हल बोला जाता है, पूरी तरह से तैयार कर लिया है। किसने? चाइना ने। इसी से जो चीन की बेजोड़ विनिर्माण क्षमता है उसका पता हमको चलता है। उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि जो हल का ढांचा है वो बहुत शीघ्रता से तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन इसमें जैसे रडार होता है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां हैं, गुलेल लॉन्च सिस्टम है और व्यापक रक्षा उपकरण है, इनको सभी को लगाने में अभी इसको कई वर्ष लगेंगे। ठीक है, उसके बाद ही जो समुद्र परीक्षण होंगे उसके पश्चात इसको जो है नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, उसकी क्षमता के बारे में, यानी कि अभी आपको इस वीडियो में आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी तक 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे चाइना के पास, अब चौथा जो है टाइप 4 का, उसका निर्माण चल रहा है। तो इसके बारे में कुछ खासियतें हम लोग देखते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इसकी असीमित रेंज और परमाणु ऊर्जा के बारे में देखते हैं। उपग्रह चित्रों के अनुसार इसमें पता चला है कि 2 बड़े परमाणु रिएक्टर कंटेनमेंट ब्लॉक मिले हैं। इससे परमाणु ऊर्जा चालित होने की अत्यधिक संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, उसके बाद इसका विशाल आकार और वजन है। इसमें अनुमानित 1,10,000 से 1,20,000 टन विस्थापन के साथ यह जो अमेरिकी फोर्ड क्लास है सुपर कैरियर, उसके बराबर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा लड़ाकू पोत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उन्नत प्रक्षेपण प्रणाली, यानी कि EMALS। यह विमानों को अधिक तीव्रता से लॉन्च करने के लिए 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्स ट्रैक्स से लैस होगा, जो प्रतिदिन 300 से अधिक सारटी उड़ानें सुनिश्चित करेगा। कितनी? 300 से अधिक। और जो चीन का इस टाइम मौजूदा जो एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया 3 है, ठीक है, और चौथे का निर्माण चल रहा है। ठीक है, और 9 का टारगेट है इसका 2035 तक। तो सबसे पहला है लिया ओनिंग टाइप 001। ठीक है, ये चीन का पहला विमान वाहक पोत है जो सोवियत संघ के पुराने इसकी रैंप मॉडल, यानी कि VAR-YAJ, ठीक है, को पुनर्निर्मित कर बनाया गया था। यह मुख्यतः प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। कैसे प्रशिक्षण इसके द्वारा कराया जाता है? दूसरे नंबर का आता है शेडोंग, इसे टाइप 002 टाइप 2 बोला जाता है। चीन द्वारा पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है यह विमान वाहक जो पोत है टाइप 2 का। यह भी इसकी रैंप प्रक्षेपण तकनीक पर आधारित है और समुद्री सुरक्षा को बल देता है। उसके बाद जो तीसरा है इनका लास्ट, वो है फूजियान टाइप 3। चीन का अब तक का सबसे आधुनिक और पारंपरिक ईंधन चालित पोत है फूजियान टाइप 3 जो है, और यह अत्यधिक प्रभावी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट MALS तकनीक से लैस है। तो ये हमने डिस्कस किए जो 3 हैं अभी इसके एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद चौथा सबसे पहले ही बताया 4 चल रहा है। अब जो प्लान 9 है 2035 तक का, इसका रणनीतिक लक्ष्य ये क्या है? तो इसमें है कि सक्रिय जो 9 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनका निर्माण करना है। इसमें अमेरिका की जो रक्षा रिपोर्ट है इसने बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है? इन्होंने बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग DOD की 2025 रिपोर्ट में पहली बार रेखांकित किया गया है कि चीन 2035 तक बेड़े में 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर जोड़ेगा, जिससे इसकी कुल संख्या 9 हो जाएगी, क्योंकि 3 तो हैं ही, चौथे का निर्माण चल रहा है। इसको 9 बनाने की इसकी योजना है।
और इस विशाल लक्ष्य को पाने के लिए चीन दो प्रमुख शिपयार्डों डालियन और जियांगनान में एक साथ दो विमानवाहक पोतों का समानांतर निर्माण करना होगा इसको। ठीक है, तकनीकी तुलना इसकी कर लेते हैं। जो चीनी विमानवाहक पोत हैं, इनकी जो तकनीकी तुलना है वो करते हैं। सबसे पहले जो तीनों हैं, अभी तक तीन बनाए गए हैं ना, तो उनके बारे में देखते हैं। ऊर्जा प्रणाली, ठीक है, ये पारंपरिक स्टीम टरबाइन पर है। कौन? लिया ओनिंग जो टाइप फर्स्ट का है। ठीक है, और जो टाइप सेकंड का है ये पारंपरिक और उन्नत प्रणाली पे, और टाइप 4 का जो है ये परमाणु ऊर्जा पे बन रहा है। विस्थापन देखते हैं, जहाँ लियो टाइप फर्स्ट जो है लिया ओनिंग, इसका 60,000 टन है। वही टाइप 3 का 80,000 टन, और जो टाइप 4 है इसको 1,10,000 से 1,20,000 टन बताया जा रहा है। लॉन्च जो मैकेनिज्म है, इसकी रैंप है पहले वाले का, तीसरे वाले का इमेल्स 3 कैटापल्स है, और इमेल्स 4 समानांतर कैटापल्स के साथ टाइप 4 है। उसके बाद अपेक्षित विमान क्षमता 30 to 40 J-15 पहले वाले की, तीसरे की 60 है J-15T से KJ-600। ठीक है, और टाइप 4 की 90 to 100 से J-35 स्टील्थ ड्रोन्स के साथ है। ठीक है, इसके बाद जो वैश्विक कैरियर संतु प्रक्षेपण यहाँ पे दिया गया है। अभी तक जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पास 11 कैरियर है, 39%। ठीक है, उसके बाद प्लान 9 के सक्सेस के बाद 9 कैरियर हो जाएंगे, 32% चीन के पास। वहीं भारत के पास 3 कैरियर हैं, 11%, और अन्य देशों को मिलाकर 5 कैरियर हैं, टोटल 18%। ठीक है, और 2035 तक यहाँ पे बताया गया है कि जो चीन का नवा कैरियरों का बेड़ा है वो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के वर्चस्व को सीधे चुनौती देगा, और इंडो पैसिफिक है, इसमें भी शक्ति का जो समीकरण है वो बदलेगा। कैसे? ब्लू वाटर नेवी की ओर बढ़ते कदम, यानी कि परमाणु संचालित जो टाइप 4 है इसके नौसेना में शामिल होने से चीन समीप समुद्री रक्षा से हटकर वैश्विक दूर समुद्री एस्कॉर्ट सिद्धांत पर पूर्णतः कदम रख लेगा। यह विशाल बेड़ा ताइवान, जल डमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर के परे अमेरिकी दखल को रोकने के साथ साथ सुदूर समुद्री क्षेत्रों में चीन की सैन्य शक्ति जो है उसको सुनिश्चित करेगा। उसके बाद भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी अगर ऐसा होता है? तो भारत के पास बहुत सारी चुनौतियां होंगी, जैसे हिंद महासागर में बढ़ता प्रभाव। चीन के पास अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर होने से जो हिंद महासागर क्षेत्र है IOR, उसमें उसकी नियमित गश्त निगरानी चौकियां बढ़ेंगी, जिससे भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उस पर सीधा दबाव पड़ेगा। उसके बाद एक कैरियर निर्माण की गति बढ़ाने की आवश्यकता। भारत वर्तमान में 2 सक्रिय कैरियरों INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर निर्भर है। चीनी विस्तार को देखते हुए भारत को भी आगामी तीसरे विमानवाहक पोत IAC सेकेंड, ठीक है, कार्यक्रम को गति देनी होगी। इसका तीसरा जो है वो अभी चल रहा है। सहयोगी बेड़े का भी आधुनिकीकरण, विमानवाहकों के साथ साथ उनके सहयोगी विध्वंसक जहाजों जो कि डिस्ट्रॉयर्स और परमाणु जो पनडुब्बियां हैं SSN और उन्नत नौसैनिक विमानों की संख्या बढ़ाना भारत के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य है। ठीक है, चीन के जो कैरियर का विकास क्रम है कार्यक्रम का उसको देखते हैं। 2012 में इसने बनाया लिया ओनिंग कमीशन। ठीक है, पहले सोवियत डिजाइन पोत का पुनर्निर्माण और नौसैनिक वायु संचालन का बुनियादी प्रशिक्षण आरंभ किया। उसके बाद 2019 आया तो उसमें सैडोंग का जलावतरण है। चीन के सबसे पहले पूर्णतः स्वदेशी और पारंपरिक स्की रैंप कैरियर का बेड़े में प्रवेश। ठीक है, उसके बाद 2024 में फुजियान का समुद्री परीक्षण किया। पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट इमेल्स प्रणाली का सफल व्यापक परीक्षण किया, और 2035 तक इसका प्लान लाइन 9 का लक्ष्य है, जैसा कि हमने बताया 9 कैरियर इसको शामिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स।